प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने यह प्रश्न है कि सर सिलेबस बहुत वाइड है, इतना कैसे पढ़ेंगे सर, कैसे हो पाएगा। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। उसकी चिंता के लिए आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी रोहित नागर आपके साथ है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लंबा अनुभव एग्जाम का है, एग्जाम पास करने का है, और खासकर इस दिल्ली पुलिस का तो बहुत लंबा अनुभव लगभग 14-15 सालों का मुझे है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिक्र हम करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात मेरे दोस्त, दूसरी बात, पहले आप एक बात समझ लो कि इसका मेन सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। उस एग्जाम पैटर्न से आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और मेरी स्ट्रेटजी और जो दुकान खोले बैठे हैं उनसे डिफरेंट क्यों है, कि भाई हम क्यों, आप मुझसे क्यों पढ़ें। सबसे पहली बात, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मैं दिल्ली पुलिस में काफी लंबे समय से हूं और पढ़ाने का लगभग 15 सालों से अनुभव, एक एक बारीकी जानता हूं एग्जाम की। काफी एग्जाम क्वालिफाई किया है, काफी एग्जाम पास किए हैं। तो मेरे साथी जो दिल्ली पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक बात मैं विशेष रूप से बता दूं कि मैं 2009 से जब दिल्ली पुलिस में हूं तब से ही आप लोगों के बीच में और पढ़ा रहा हूं, और हर साल के एग्जाम का अच्छे से विश्लेषण कर रहा हूं। तो आपकी एक एक बारीकी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही यह भी आपको बताऊंगा कि एग्जाम बनता कहां से है, कैसे वो क्रैक होता है। तो आज हम इसी पर विशेष रूप से बात करेंगे। और दूसरी बात, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लियर कर लो इस बात को। और दूसरी बात, आज से हम एग्जाम से संबंधित जो हमारी वीडियो जो आपके सिलेबस से संबंधित है उसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कि सबसे पहले आप इसका सिलेबस और पैटर्न समझ लो मेरे दोस्त। पहला सिलेबस का यह है, यह जो एग्जाम है यह है 100 अंक का होगा। सबसे पहली बात, यह 100 अंक का एग्जाम होगा। 50 प्रश्न इसमें मेरे भाई, छोटे भाई बहन, इसमें जीएस के होंगे जिसे आप जनरल स्टडीज कहते हैं, और जिसे आप जीके भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। दूसरा, इसमें 10 प्रश्न इसमें कंप्यूटर के होंगे। 10 प्रश्न इसमें किसके होंगे, कंप्यूटर के होंगे। इसे भी आप जीके का एक पार्ट मान सकते हैं। अब मेरे बात, छोटे भाई बहनों, एक बात देखो कि टोटल अमाउंट हो गया 60, और किसी में से 100 सवाल और 100 में से 60 सवाल जिसमें फर्स्ट डिवीजन आप लोगों की बन जाती थी, वो तो मात्र जीएस के हैं, जीके के। कितना बड़ा पोर्शन आपका है। दूसरा पॉइंट, इसमें 25 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे। 25 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, जिसे आप हिंदी में तर्क शक्ति परीक्षण कहते हैं। तर्क शक्ति परीक्षण कहते हैं। और 15 प्रश्न, केवल 15 प्रश्न मैथ के होंगे। तो ब्रह्मांड पढ़ने की, लेक्चरार बनने की और गणित का विशेषज्ञ बनने की कोई नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा है 10वीं स्तर का, एडवांस्ड भी नहीं आना, केवल अर्थमेटिक पूछा जाएगा। तो ज्यादा विद्वान बनने की बात बाद में कर लेना, फिलहाल बात कर लेंगे एग्जाम कैसे पास हो। मान लो आपको 70 का टारगेट है, तुम 70 का छोड़ो, हम तो 90 का लेके चलेंगे। क्यों 70 का लेके चले भाई, किसी से कम है क्या, हमारी छोरी की छोरे से कम है क्या। तो उस तरीके की बात है कि हम 70 का क्यों लेके चले, पहले 90 का लेके चलेंगे, या 100 का लेके चलेंगे। हम 90 क्यों ले, हम 100 के लेके चलेंगे। हम ये ढूंढेंगे गलत कहां हो रहा है। पहला सवाल ये पूछो कि भाई गलती हुई तो हुई क्यों, कहां गलत हो रहे हैं सवाल। वे सवाल गलत हो रहे हैं कि सिलेबस का पॉइंट नहीं पता कि इस सिलेबस में से सवाल आएगा। मैथ के 15 ही तो पॉइंट होंगे, 15 प्रश्न आने। और ऐसा भी है परसेंटेज में से 2 सवाल भी आ जाते हैं, ऐसा भी है सरलीकरण में से 2 सवाल बन जाते हैं, ऐसा भी है नंबर सिस्टम में से 2 सवाल बचते हैं। तो 10 ही एक्सरसाइज रहेगी मेरे दोस्त। तो जो एक्सरसाइज आप करोगे उसे एक पॉइंट में जितने टाइप के सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को करा देंगे, खत्म करेंगे मामला। रीजनिंग जो आएगी 25 सवाल आएंगे, 25 टोटल चैप्टर मान लो, और कुछ ऐसे चैप्टर जिनमें से 2 सवाल भी रखे हुए हैं।
उन्हें भी एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट से क्लियर कर देंगे, खत्म हो जाएगी बात, क्या दिक्कत आ रही है। अब आती है बात जीएस की, जीएस और जीके की, कंप्यूटर की। जीएस की जीके की हम जीएस दूसरे तरीके से पढ़ावे हैं, इसलिए लोग हमें माने। कैसे पढ़ावे बात समझ लो। लोग सीधा सीधा पूरा आपको विद्वान बनाने के चक्कर में लगे रहे। विद्वान बनाने के चक्कर में कैसे रहे, पूरा इतिहास पढ़ा दिया तुम्हें, पूरा अनादुन पूरा ब्रह्मांड पढ़ा गए रहो। प्रवक्ता बनाने, लेक्चरार लगाने कहीं, एग्जाम पास करना। सामान्यतः जीएस का पोर्शन उसमें पूछ क्या रहा ये पढ़ना हमें, तो बताओ कहीं हमें पूरा ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना क्या? जो पूछा जाए उतनी बात कर लो, पूरे इन्होंने जो पेपर है उनसे समझ लो क्या आ रहा। हमने उनका एनालिसिस किया, उनके एक एक बात को, पॉइंट को पूरी तरीके से एनालिसिस किया, समझ में आया। उस बारे में जब हमने एनालिसिस किया तो उसमें पता लगी कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इन पॉइंटों से प्रश्न बन रहे हैं। जो जीएस के 50 है इनमें से प्रश्न बन रहे हैं। और इन प्रश्नों में से एक और खास बात यह कर रखी है वहां कि 10 सवाल स्टैटिक जीके के और लगभग 8 से 10 सवाल आपके करंट अफेयर के दे रखे हैं इन 50 में से। अब क्या हो रखा है, अब क्या पॉइंट बचे 10, रह गए 30, किसी में 7, काई में 5, काई में 6, काई में 7, काई में 8, इस तरीके से ये बट रहे। बस कई बार क्या हो रखा, किसी पॉइंट में हिस्ट्री में 2 सवाल फालतू रख दे, काई में ज्योग्राफी में 7 कर देगा, बस ऊपर नीचे यही सवाल हो रहे। उसके बाद हमें यह समझना कि भाई गलत कहां से हो रहा क्वेश्चन। पहले तो इस पॉइंट पे जाना सवाल आ कहां से रहा, फिर इस पॉइंट पे जाना आ रहा, तो फिर हमने वो पढ़ लिया, क्या हमने वो टॉपिक क्लियर कर लिया या ना कर लिया। तो उसी स्तर से हमें और वो में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम पेपर पास कराएंगे, लेक्चरार ना लगाने। लेक्चरार कहीं और लग लिया, पहले पेपर पास कर लो। और पेपर पास करना कोई इतना बड़ा काम ना मेरे दोस्त। 9-8 सही शुरू हो गया एसएससी पास करना, और आज तक पास कर रहा हूं, पता ही ना कितनी बार कर लिया। तो पेपर कोई इतनी बड़ा अचीवमेंट ना, बस तरीका बदल लो। जिनके ढंग अलग होते हैं ना, वे समाज जीते, वे संसार जीत ले। जिनके ढंग अलग करने, जीतने वाले कोई अलग काम ना करते, केवल ढंग अलग करें। और तुम भी अपना ढंग कर लो। अब भीड़ में दौड़ोगे क्या, दौड़ते रहो, अगले 4 साल तक दौड़ लियो। तो पहले टेस्ट पास कर लो, उसके बाद दौड़ लियो, फिर करते रहिए। लेक्चरर प्रोफेसर उतना बढ़ोगे जब किताब इतनी इकट्ठी कर ली, फिर बढ़ लियो। इस बार टेस्ट पास कर लो। और उस पास करने के लिए मैं भीड़ वाले तरीके में ना जाऊंगा दोस्त। अगर कहीं भीड़ वाले सिस्टम में चलना, अपने और किसी चक्रों में लगना, तो फिर वहां से पढ़ लेना। मगर मेरे यहां पढ़ना तो मेरे यहां टेस्ट पास वाला, 100 टारगेट वाला या 90 तक टारगेट वाले ज्वाइन करें। बाकी तो भैया मेरे यहां अगर यूं ही गिर मिर के पास होना, तो ये तो पास कोई भी करा देगा, फिर हमारी क्या फायदा हो भाई। जब हम खुद ऐसे पास ना हुए, हम भी धड़ाधड़ तूफानी बल्लेबाज की तरह पास हुए, तो उतना ही खेलेंगे भाई। तो आओ अब इधर एक बात, उसके लिए जब मैंने और एनालिसिस करा, जो ये स्टैटिक जीके वाला मामला रहा, जब मैंने और एनालिसिस करा तो स्टैटिक जीके का हमने सवाल देखे कि स्टैटिक जीके के सवाल बन कहां से रहे हैं। और वो जो बन रहे हैं, उस एक सवाल के टॉपिक हमने उठाया और उस टॉपिक को एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। और करूंगा भी, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, खेल तो अभी दिखाएंगे मेरे दोस्त। एक एक पॉइंट से कोई सवाल गलत ना हो जा, इस पे खेलेंगे हम। पहले तो यूं पूछेंगे भाई सवाल आ कहां से रहा, फिर यूं पूछेंगे आगा तो गलत नहीं होएगा, यह गारंटी हमारी। केवल आप तरीके से पढ़ लेना। तो आज हम जब बात करेंगे तो हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके से शुरुआत। बाकी सब खेलेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ना, एग्जाम से पहले सारा सिस्टम खाली करा देंगे और सारा एग्जाम पूरा क्लियर करवा दूंगा, चिंता न करने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ बस एक बार देखो जरा। अब पॉइंट आ गया स्टैटिक जीके, हो गए एक स्टैटिक जीके, 10 सवाल लगभग पूछ रहा। और पूछ कहां से रहा, उस पे हमने एक एक टॉपिक क्लियर कर लिया, एक एक टॉपिक पॉइंट आउट कर लेंगे। और उस टॉपिक से शुरुआत देखो हम कहां से करने जा रहे हैं। सबसे पहले वाद्य यंत्र, 1 नंबर का सवाल हर पॉइंट में पूछ रहा, क्लियर पूछ रहा, यू सवाल है, यू पूछ रहा।
अब हमारा तरीका क्या, हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे। वाद्य यंत्र होता क्या है, वाद्य यंत्र में कौन से जो इनके वादक है वो कौन है, और जो हमारा दिल्ली पुलिस है उसमें एक सवाल अवश्य आ रहा, इस वाद्य यंत्र का वादक कौन है। सीधा सवाल, ना मिर्च ना मसाला, और सीधा सवाल आपके पेपर में है आने वाला। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है इसमें, वाद्य यंत्र से जब आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं जो शुरुआत से आपको पढ़ाऊंगा वो इस तरीके से पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक उसमें पूरा क्लियर। आओ जरा, वाद्य यंत्र, सीधा सवाल, सीधी बात, वाद्य यंत्र क्या हुआ है, सीधी बात, पहले आप पॉइंट पाओ, वाद्य यंत्र क्या हो, ऐसा यंत्र जो आपका जो जिससे ध्वनि हो, क्या वाद्य यंत्र हो जाएगा, ऐसा यंत्र जिससे संगीत हो, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो और संगीत में हो, वो वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र कौन, कितने प्रकार, टाइप्स कितने करे, 4 टाइप्स से, 4 प्रकार के टाइप्स इसके बताए वाद्य यंत्र के। ज्यादा बड़ी हिस्ट्री इसके बारे में ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे सवालों पे आएंगे। डेफिनेशन और वो सारी बात में एक तरीके से अपनी देसी भाषा में तुम्हें एक शॉर्ट पॉइंट में बता दिए। वह यंत्र जो संगीत में ध्वनि जिससे हो वो वाद्य यंत्र होगा, सीधा क्लियर होगी बात। 4 इसके प्रकार अलग अलग से, 4 इसके टाइप होते हैं। अगर प्रकार पूछ ले तो टोटल 4, वो नहीं तबलार, वो सितार, वो वादक, वो अलग इनके हैं। ये 4 टाइप्स अलग है, उनके अलग अलग से टाइप्स है। अगली बात करेंगे, अगले पॉइंट पाएंगे, जो ये सितार है, जो ये यंत्र है, इसके 4 श्रेणी बनाई, 4 इसकी श्रेणी बनाई गई। क्लियर होगी बात। अब क्या होते हैं टोटल, कितने कौन कौन से होते हैं, मान लो सितार, तबला, सिंजनी, बांसुरी, इधर देख लो सरोद, मृदंग, इस तरीके से ये सारे आपके जो भी है, ये सब आपके क्या हैं, ये सब वाद्य यंत्र हैं। क्लियर बात होगी। अगला पॉइंट, अब जो प्रश्न बनते हैं, जो दिल्ली पुलिस में प्रश्न बनते हैं, आप उस पॉइंट पे आ जाओ सीधे सीधे। बाकी सारी हिस्ट्री और सारा ज्ञान हम बाद में पढ़ेंगे, वो तो हम और भी गूगल से सर्च करके पढ़ लेंगे। हमें पहले पॉइंट उस बात पाएंगे, हमारे प्रश्न कहां से बन रहे हैं, वो गलत ना होना चाहिए। ये मैं आध घंटा 1 घंटा या ये पढ़ाता रहूं आपको और प्रश्न यहां से नहीं बने, कोई फायदा है क्या मेरे दोस्त। प्रश्न जहां से बन रहे हैं वहां से उठाऊंगा मामले। आपको हमें तैयार करना है एग्जाम के तरीके से, कि एग्जाम आता ऐसे है, प्रश्न बनता यहां से, और आपको सीधा सीधा प्रश्न कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त बात करेंगे वीणा के बारे में। प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा कि जो ये वादक हैं, जो ये प्रश्न है, जो ये वादक हैं, इस वीणा से संबंधित वादक कौन कौन से हैं, इस वादक का संबंध किससे है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, या तो उसका नाम दे देगा कि भाई जो वीणा वादक है वो कौन है, या आपसे उसका प्रश्न में दे देगा कि शहनाई कौन बजाता है, या आपसे देगा तबला वादक कौन कौन है, या आपसे मान लो पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में पूछ रहे, प्रश्न में दे देगा पंडित शिव कुमार शर्मा, उसके वाद्य यंत्र लिख देगा, वीणा बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, या और तबला बजाते हैं, कुछ भी। या जाकिर हुसैन साहब दे देगा, उसमें कौन कौन से बजाते हैं, पंडित रविशंकर दे देगा, उसमें से कौन सा बजाते हैं, या ऊपर वाद्य यंत्र दे देगा, इनमें से चारों में से बताओ इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र यह फेमस व्यक्ति बजाता था। जैसे पंडित रविशंकर दे दिया, आपको नीचे ऑप्शन में देगा जो है सितार दे देगा, सरोद दे देगा, शहनाई दे देगा, तबला दे देगा। तो आप बस केवल प्रश्न का टैगलाइन समझना कि प्रश्न बन कहां से रहा है और उसी प्रश्न को आपको हल करना है मेरे दोस्त।
आप और फालतू की बात समझे जाओ, जो पेपर जहां से बन रहा, प्रश्न जहां से बन रहे वो याद ना करो, कोई फायदा है क्या? मैं तो इस स्तर का आपको पढ़ाऊंगा कि जो पेपर में आएगा वो पढ़ाऊंगा। फालतू का जो पूरा इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इनके बारे में कद वीणा बनी, किसने वीणा का आविष्कार करा, वो सारी चीजें बताता चलूंगा, लेकिन वो बताता चलूंगा जो पॉइंट आउट वो करूंगा जो आपके पेपर में आए। फालतू का ड्रामा नहीं भाई। आगे आ जाओ। अब जो ये वीणा वाला मामला है, इस वीणा का सबसे पहले जो वीणा का है, ये अक्सर प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि वीणा जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसकी प्रतिमा है? कौन ऐसा राजा था जिसको वीणा पर बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? वो कौन थे? समुद्रगुप्त। एक प्रश्न पहला। ये अक्सर पूछा जाता है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? बजाते हुए दिखाया, किस पर? सिक्कों पर दिखाया गया है या गया। तो सब प्रश्न पहला, एक नंबर, समुद्रगुप्त। फिर से समझ लो, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, कौन सा ऐसा राजा था जिसके बारे में यह कहा गया कि वो जिसका संबंध वीणा से था? एक प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा राजा। एक तो प्रश्न ये है, देखो प्रश्न समझ लो कहां गलती करते हो। सिक्कों पर वीणा बजाते किसे दिखाया गया है? वो है समुद्रगुप्त। और यदि किसी का, कौन सा ऐसा राजा था या मुगल सम्राट था जिसका संबंध वीणा से है? वो है औरंगजेब। क्लियर? एक सवाल कभी कभी यह भी आ जाता है मेरे दोस्त, तो आपको केवल यह बात का ध्यान रखना कि यह आता कहां से है। प्रश्न दो प्रश्न हो गए कि औरंगजेब का संबंध किससे है? जो मुगल सम्राट था वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया जो सिक्कों पर, वो समुद्रगुप्त। और किस मुगल सम्राट का संबंध वीणा से था? वो थे औरंगजेब, मुगल सम्राट। क्लियर है मेरे भाई? अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो वीणा का कहां से बन रहा है? सबसे पहले, फर्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा है? फर्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा है? वो भी वीणा है। वो भी वीणा है। सबसे पहला जो वाद्य यंत्र है वो भी वीणा ही है। कोई दिक्कत? मां सरस्वती जो है वो वीणा को धारण करनी है। मां सरस्वती, अगर मां सरस्वती से प्रश्न आता तो वो भी वीणाधारी हैं। कोई पॉइंट? समुद्रगुप्त, सिक्के, औरंगजेब, मुगल सम्राट जिनका संबंध फर्स्ट वाद्य यंत्र पूछ ले तो भी वीणा, मां सरस्वती का संबंध पूछ ले तो भी वीणा। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक और पॉइंट जो आजकल दिल्ली पुलिस में अक्सर पूछा जा रहे हैं। अब प्रश्न जो अक्सर दिल्ली पुलिस पूछ रही है वो पूछ रही है कि इस वीणा से संबंधित कौन से वादक है? तो पहला है एस बालकृष्ण, दूसरा है असद खान। असद खान, एस बालकृष्ण और असद खान, ये दो अगर इनके वीणा में आए तो आप तुरंत अपना आंसर करेंगे असद खान, एस बालकृष्ण। फिर याद कर लें, एस बालकृष्ण वीणा, असद खान वीणा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछेगा या तो ऑप्शन में इनका प्रश्न प्रारंभ करेगा कि असद खां का संबंध किससे है, या पूछेगा एस बालकृष्ण का संबंध किससे है, तो आंसर में होंगे सरोद, सितार, तबला या वीणा। आपका आंसर आएगा वीणा। कर लेंगे क्लियर? अगला पॉइंट पे हम चलते हैं और अगला पॉइंट है सितार। सितार का जो सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण आपकी इसकी बात है कि सितार का जनक
कौन है? प्रश्न आता है, सीधा सीधा प्रश्न। अगर जनक आए तो अमीर खुसरो। सीधा प्रश्न पूछेगा, सितार के जनक कौन? अमीर खुसरो। अगला पॉइंट आपसे पूछता है, सितार के जनक पूछेगा, अमीर खुसरो। कोई दिक्कत इस प्रश्न में? नेक्स्ट पॉइंट, सितार में कितने तार होते हैं? सीधा प्रश्न, आंसर कर देना 13। कोई दिक्कत यहां तक? पहला प्रश्न सीधा प्रश्न, ज्यादा इतिहास और बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं करना, सीधा प्रश्न याद करो, सीधा आंसर करो, नंबर 100/100 पाओ और अब की बार सिलेक्शन कर जाओ। क्लियर है? ज्यादा किसी के चक्कर में उलझना नहीं, हमें पेपर पास करना है। बाद में प्रोफेसर लेक्चरर बनेंगे, बाद में पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, फिलहाल टेस्ट पास करना है। आइए, जनक कौन? अमीर खुसरो। तार कितने? 13। सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र भी बात आए तो भी सितार, प्रमुख कहे तो भी सितार। अब जो सवाल बन रहे हैं, अक्सर जो दिल्ली पुलिस में सवाल बन रहे हैं, वो है इन सितार वादक कौन है? तो सबसे पहले पंडित रवि शंकर। अगर कोई प्रश्न आपका बनेगा तो सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा, हर प्रश्न, मैं तो ये मानता हूं हर पेपर में आ रहा है कि पंडित रवि शंकर का संबंध किससे है। सितार दे देगा, सरोद दे देगा, तबला दे देगा, शहनाई दे देगा, आपका आंसर करना है कौन सा? पंडित रवि शंकर। इसके भी पीछे रहे और भाई यहां भी रहे, ऐसे समझ लो, या याद रख सकते हो, रे ये रा, रे ये रो, रे ज्यादा तो ये भी रहे, या के अंतर से ऐसे समझ लो बस, रवि शंकर सितार। कोई दिक्कत? अगला जो है वो है विलायत खां। विलायत खां, इसका देखियो बेटा पीछे तैयार आ, यहां पे विलायत तय यहां भी आगा, ऐसे याद कर लो, विलायत सितार, विलायत सितार। अगला निखिल बैनर्जी, यहां पे बता देते हैं निखिल बैनर्जी। ये केवल याद करने के लिए कि भाई रविशंकर के पीछे रहे तो सितार के पीछे भी रहे, इसके पीछे इसमें भी तय, इसमें भी तय। इससे क्या हो रहा है? बस हमें कम्युनिकेट करना है, हमें बस कोरिलेट करना है, हमें ये प्रश्न, ये सवाल हमारे एग्जाम तक हमें लेके जाने हैं। अब वो जैसे आप याद रखना चाहते हैं, जैसे आपकी समझ में आता हो ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी से कैसे जोड़ लो, लेकिन बात सही जोड़ना कि भाई हमें वो हो सितार सही, निखिल बैनर्जी। अगला पॉइंट जो फेमस है वो है वादक निखिल बैनर्जी। कौन है अगले? बंदे हसन। तो प्रश्न कहां से बन रहे हैं कि सितार वादक कौन है? पंडित रवि शंकर। विलायत खां कौन है? सितार वादक। निखिल बैनर्जी कौन है? सितार वादक। और बंदे हसन जो हंस हंस के सितार बता रहे हैं, बंदे हसन कौन है? जो हंस हंस के सितार बजा रहे हैं। कौन है वो भी सितार वादक है। कौन? बंदे हसन। कोई दिक्कत है इस बात में? चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी में क्या होगा कि प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन से इन चारों में से बांसुरी वादक है? पंडित रवि शंकर दे देंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दे देंगे, जाकिर हुसैन साहब दे देंगे, और भी तमाम, निखिल बैनर्जी दे देंगे। हमको पहचानना है कि इनमें से बांसुरी वादक कौन है। क्लियर है? या आपको सीधा सीधा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, कौन है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया दे देगा और सीधा प्रश्न पूछ लेगा किससे संबंधित है? बांसुरी से, तबला से, ढोल से, नगाड़े से, और कोई जो बजता हो उससे।
क्लियर है? लेकिन तो हमें कैसे बता पाएंगे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का मतलब है बांसुरी से। किससे? एक प्रश्न सीधा, कोई ज्यादा आप वो करने की जरूरत नहीं, सीधा प्रश्न और सीधे आप पहुंच जाओ आंसर पे, हरिप्रसाद चौरसिया, और आगे बढ़ जाओ। अगला पॉइंट इसमें है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष, इनका संबंध भी क्या है? घोष कर रहे हैं, किससे घोष कर रहे हैं? बांसुरी बजा के घोष कर रहे हैं। कौन है बांसुरी बजा के जो घोषणा कर रहे हैं? पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना। राजेंद्र प्रसन्ना, अगला नाम इनमें है राजेंद्र प्रसन्ना। कौन होगा? जब चौरसिया जी ने बांसुरी बजाई, पन्ना जी ने घोषणा करी, राजेंद्र जी प्रसन्न हो गए, क्या हुआ? उन्होंने भी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। राजेंद्र जी भी प्रसन्न हुए। किससे हुए? बांसुरी बजाने से। हमें केवल ये रटने हैं, समझने हैं, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, अक्सर भाई, छोटे भाई बहनों, एक गलती हो जाती है कि हम इनका ऊपर नीचे हो जाते हैं। होता क्यों है कि जब आप इनसे संबंधित कम से कम 15 ने याद कर लोगे तो इतने रट पाओगे क्या? ना तो एग्जामिनर उनको रखेगा और ना आप अपने एग्जाम तक इनको लेके जाओगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 कोई ज्यादा से ज्यादा फेमस है तो उतने ही आपको रखने हैं याद। बस ऐसा नहीं मैं यहां पूरी लिस्ट लगा दूंगा, आप रख पाओगे क्या? लेकिन तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हमें 2 मैक्सिमम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 तक हमें रखना है जो उसके सबसे मोस्ट फेमस हो। तो अगला जो वो है अगला जो पॉइंट है वो है टी.आर. महालिंगम। टी.आर. महालिंगम का भी संबंध किससे है? बांसुरी से है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और टी.आर. महालिंगम का संबंध किससे है? वो है बांसुरी से। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? वो है तबला। तो जब तबला पे आप आते हैं तो एक नाम, सबसे बड़ा जो नाम है वो है जाकिर हुसैन। क्या नाम है वो सबसे बड़ा? जाकिर हुसैन साहब। और अगला प्रसिद्ध नाम है अल्लाह रखा। किशन महाराज का भी नाम किससे है? वो भी तबला से ही है। पंडित किशन महाराज साहब का नाम भी किससे है? तबला से है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, सीधा प्रश्न, जाकिर हुसैन तबला, अल्लाह रखा तबला, किशन महाराज ने क्या बजा दिया? तबला। तो इस तरीके के जब प्रश्न आप करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई ज्यादा बात ही नहीं करनी। और तबला पूछ दे देगा तो इनमें से पूछ लेगा, इनको रख देगा तो पूछ लेगा कि कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो हमें इन दोनों के कोरिलेट आपस में पता होने चाहिए। और तो शहनाई पे यदि आप बात करेंगे तो शहनाई में सबसे यदि फेमस कोई व्यक्ति है तो वो है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। जो ये बिस्मिल्लाह खां है, इनको इतने फेमस व्यक्ति हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान भी इनको, बिस्मिल्लाह खां को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न भी मिल चुका है। कब? 2001 में। और साथ ही एक प्रश्न आपको और याद रख लेना यहां पे कि 1999 में एक व्यक्ति और हैं जिनको भारत रत्न मिला, वो है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर सितार वादक। बताया पीछे, पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं उनको 1999 में भारत रत्न भी मिला है।
और यहां पर प्रश्न क्या है कि जो बिस्मिल्लाह खां है उनको 2001 में भारत रत्न मिला। भारत की प्रसिद्धि और अपने शहनाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति ये रहे हैं। तो शहनाई कौन? बिस्मिल्लाह खां। सीधा सवाल या पूछेगा बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई के किंग हैं उन्हें भारत रत्न किस वर्ष मिला, तो वो प्रश्न आप कहां से बना पाएंगे मेरे दोस्त? वो 2001। और यदि रविशंकर साहब को पूछ ले किससे संबंधित? सितार, और उन्हें कब मिला? 1999 में। तो अगले जो इसमें है अली हुसैन खां, जो सबसे प्रसिद्ध है वो है शहनाई वादक अली हुसैन खां या बिस्मिल्लाह खां। ये दोनों ही किस लिए फेमस हैं? ये फेमस हैं शहनाई के लिए। सीधा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, पंडित रविशंकर किसके लिए बताया है? सितार। भूलना नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट है और यहां से भी ले सकते हो सितार रवि शंकर। अक्सर प्रश्न बनते हैं, अक्सर प्रश्न बिस्मिल्लाह खां शहनाई रविशंकर सितार, सीधे सीधे प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं और 1 नंबर आपका क्लियर है। हम तैयार इस तरीके से आपको कराएंगे कि जो भी टॉपिक आए, जो प्रश्न आए, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है आपसे एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो संतूर में जो फेमस संतूर वादक हैं, जो फेमस संतूर है वो है शिव कुमार। सबसे फेमस शिव कुमार। अगर कोई प्रश्न आपसे सीधा पूछा जाएगा से और से, शिव कुमार शर्मा संतूर। अगला पॉइंट भजन सोपारी। ये भी प्रसिद्ध कौन है? सोपारी। ये भी कौन है? प्रसिद्ध संतूर वादक। सीधा प्रश्न, कोई लाग लपेटी नहीं, सीधी बात आपके साथ। शिव कुमार शर्मा संतूर, भजन सोपारी संतूर। समझ गई बात को? प्रश्न अब गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। आप सीधा पॉइंट याद रखो। ज्यादा हिस्ट्री इतिहास कैसे कितने तार हुए, कितने या बजावे, ऊपर से बजावे नीचे से बजाओ, कोई आप ज्यादा इसमें प्रश्न में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। सीधा सवाल पूछ रहा, तुम भी सीधा ही जवाब दे दो बस। इससे ज्यादा कोई बात आपसे वो पूछ नहीं रहा। और आपसे सवाल भी बन कहां से रहे हैं? संतूर शिव कुमार, भजन सोपारी वो भी संतूर। क्लियर? अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। डॉक्टर एन राजन। सीधा प्रश्न, डॉक्टर एन राजन का संबंध किससे है? फिर वो 1 2 3 4 रख देगा, कोई से एक पॉइंट वॉयलिन दे देगा और आपका सीधा सवाल होगा, जैसे मान लो थर्ड में दे दिया तो थर्ड आपका वॉयलिन। इसके अलावा कुछ इस टाइप के प्रश्न में आपसे कुछ और नहीं पूछेगा। तो अगला इसमें जो पॉइंट है वो एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम ये भी प्रसिद्ध वॉयलिन वादक है। ये भी प्रसिद्ध वॉयलिन वादक है। तो दो बात आप ज्यादा मैं और मान लो इतने इसमें बढ़ाता चला जाऊं, उससे आपका क्या नुकसान होता है कि जो आपके प्रश्न आने वाले हैं वो भी आप भूल जाओगे, वो भी आप रख नहीं पाओगे। तो जितने फेमस मान लो 2-3 उसमें फेमस हो उनको रट लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनको समझ लीजिए और उन्हीं को अपने एग्जाम तक लेके जाना है। ज्यादा जो इतना आडंबर आप इकट्ठा कर लोगे तो मेरे भाई वहां नहीं कर पाओगे, उलझ जाओगे और नेगेटिव में फंस जाओगे। सभी के साथ एक स्टूडेंट लाइफ में होता भी, हमारे साथ भी ये रहा है गलत। हम होता क्या है कि जो स्टूडेंट है उसके माइंड में रहा भाई कोई प्रश्न ना छूट जाओ, कोई प्रश्न गलत ना हो जाओ, तो वो क्या दवा पूरा इकट्ठा कर लेता है और एग्जाम जो पूछ रहा है उस पर उसका ध्यान नहीं रहता और उसी गलती करने के चक्कर में वो जो आने वाला उसको भी गलत कर बैठता है। इसलिए उतना लेके चलो, उतना खाना खाओ, उतना आप जितना आप चबा सको, जितना आप डाइजेस्ट कर सको। ठीक है मेरे दोस्त? तो अगले हो गए वायलिन हो गए डॉक्टर एन राजन और दूसरा है जो एल सुब्रमण्यम, ये वायलिन वादक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। क्लियर? सीधा पॉइंट जुबिन मेहता। और अक्सर प्रश्न पूछता है, सिमजनी देगा, सिमजनी से संबंधित कौन से आपके फेमस वादक हैं? तो इसका सीधा सवाल जुबिन मेहता।
सीधा प्रश्न, या तो जुबिन मेहता देंगे या जुबिन मेहता देकर 4 ऑप्शन आपसे दे देंगे, तो फिर आपको उसमें सिमझनी दी होगा और उसमें आप अपना आंसर कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मृदंग के लिए सीधा सवाल, ठाकुर भीकम सिंह किससे संबंध? भीकम सिंह। ठीक है, मृदंग का संबंध है ठाकुर भीकम सिंह, या ठाकुर भीकम सिंह आपसे प्रश्न दिया होगा और उसका संबंध आ जाएगा सीधा आपका मृदंग से। तो इस तरीके से मेरे छोटे भाई बहनों, हम इस तरीके से आपकी तैयारी जीएस के आज हमने जो बताया, जो पॉइंट आपको क्लियर कराया, वो है प्रमुख वाद यंत्र, प्रमुख वाद यंत्र और उनके वादक, प्रमुख वाद यंत्र और उनके वादक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक पॉइंट जहां से प्रश्न बन रहे हैं उनको लेके आएंगे, चाहे वो लोक नृत्य हो, चाहे वो पुरस्कार हो, चाहे वो भारत के में बड़ा छोटा जो भी स्टैटिक जीके का आपका रहेगा, चाहे वो आयोग की रिपोर्ट हो या कोई भी अन्य करंट अफेयर के जो भी मामले रहेंगे, वो तमाम आपके साथ मैं एक एक करके आपके कंसेप्ट को करता चलूंगा। लेकिन एक बात का मैं आपको विशेष याद दिलाना चाहता हूं कि मैं इस तरीके का कुछ भी आपके लिए नहीं तैयार कराऊंगा जो एग्जाम में नहीं आएगा। हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो आप सभी को फिर एक बार मैं कहता हूं, आज से मैंने स्टैटिक जीके आपकी स्टार्ट कर दी है और धीरे 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 हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।